सत्र 2021-22 में 12वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी में जो आरोह पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे थे और आरएफ पुस्तक के जो आरोह पुस्तक भाग 2 है जो कक्षा 12 में लगा रखी है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2 संपूर्ण रूप से हमने पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल से उनको ज़रूर देख लें। अगर पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आरोह पुस्तक के पाठ संख्या 3 पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिंदी नई कविता जो चली, नई कविता आंदोलन, उसके सशक्त हस्ताक्षर है। आज हम कुंवर नारायण का कवि परिचय वाला टॉपिक देखेंगे। कवि परिचय पर हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुनिए ताकि सुनने से आपको कुछ तथ्य, कुछ बातें आपको ध्यान में रहेगी और अंत में इस पूरे ब्लैक बोर्ड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स रूप में भी उनको उतार सकें। तो मैं बात कर रहा हूं कुंवर नारायण की। किनकी? कुंवर नारायण की, जो पाठ संख्या 3 आरोह में संकलित है। इनकी 2 कविताएं अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित है। एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में उलझ गई, उसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं ये। लेकिन उससे पहले हम कुंवर नारायण का परिचय देख लेते हैं। अगर आप कुंवर नारायण की बात करेंगे तो हिंदी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अब जैसे ही नई कविता आए आपको पता चल जाना चाहिए कि नई कविता का जो समय क्या है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1951 ईस्वी के बाद इस नई कविता के बीज मिलना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे 1951 से लेकर के 1954 तक जब ये आती है तो ये पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। यानी हिंदी साहित्य में 1951 से शुरू बीज रूप में ये मिलती है। 1951 में आपको पता है कि जो अज्ञेय जी हैं उनका दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो दूसरे तार सप्तक में अपने को नई कविता के बीज मिलते हैं। फिर 1952 में अज्ञेय जी ने पटना आकाशवाणी केंद्र से, रेडियो से इसको जो है नामकरण दिया था। 1953 में उनके नए पत्ते कविता से ये थोड़ी पल्लवित पुष्पित हुई और 1954 में जो नई कविता जो पत्रिका है उसके माध्यम से ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। कहने का मतलब यह है कि जो तीसरे तार सप्तक हैं, अज्ञेय जी द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक जो 1959 ईस्वी में संपादित हुआ था, इस तीसरे तार सप्तक के कवि भी आपके जो कुंवर नारायण हैं, बहुत प्रमुख कवि हैं तीसरे तार सप्तक के। नई कविता में जो कवि आए थे या नई कविता का जो आंदोलन चला था उसमें नई प्रतीक, नए बिंब, नई भाषा, नया एक तरह का जो कविता का भाव है वो लेकर के उन्होंने कविता रचना की। कुंवर नारायण ने भी उसी प्रकार की कविता रचना की। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब, जब भी आप कुंवर नारायण का नाम सुने आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ, कुंवर नारायण, इसका मतलब नई कविता के प्रमुख कवि हैं।
इसका मतलब ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। क्योंकि 1956 में जब आप देखेंगे कि 1956 में इनका पहला काव्य संग्रह आ गया था चक्रव्यूह, और 1956 से जो इनकी काव्य यात्रा चली, 2008 में जो इनका प्रकाशित काव्य संग्रह था वाजश्रवा के बहाने, वहां तक की ये काव्य यात्रा इनकी चली। और 1956 में जो इनकी कुछ कविताएं आई थी, इनका जो काव्य संग्रह आया था, उसी से प्रभावित होकर के अज्ञेय जी ने 1959 की जो तार सप्तक पत्रिका थी, तीसरे तार सप्तक में कुंवर नारायण को जो है स्थान देना उचित समझा, और इनको जो है बड़े बड़े कवियों के साथ इनको जो स्थान मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें कुंवर नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्धि, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा फेमस इनको अगर किसी रचना ने किया है तो वह है आपकी आत्मजयी। यह आत्मजयी 1965 ईस्वी में प्रकाशित ये एक प्रबंध काव्य है, और प्रबंध काव्य में भी इसको खंड काव्य कह सकते हैं, क्योंकि प्रबंध काव्य के दो रूप हैं, एक खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य, जिसमें ये खंड काव्य इन्होंने आत्मजयी 1965 में लिखा। इससे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। ये जो पौराणिक प्रसंग है नचिकेता और यम, ये जो पौराणिक प्रसंग है, यम नचिकेता संवाद, जो पौराणिक प्रसंग है यम नचिकेता संवाद, उसमें मृत्यु संबंधी विवेचन किया गया कि मृत्यु शाश्वत है। इस प्रकार का इन्होंने जो है कठोपनिषद का ये प्रसंग लेकर के यम नचिकेता संवाद के द्वारा मृत्यु के उस प्रसंग को समझाया है। यहां से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। फिर इनकी रचनाओं को देखते हुए आपको इतनी भी जानकारी होनी चाहिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी इनको सन 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन ये कुंवर नारायण जी जो है वर्ष 2017 में इस संसार को छोड़ करके चले गए। इनकी कविताओं में एक सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ भावबोध है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इन्हीं बातों को और इनसे अलावा भी इनसे इतर कुछ बातें छूट गई है, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझा देता हूं, ताकि आपको ये कि यही बातें रिपीट होगी तो समझने में आसानी रहेगी। कुंवर नारायण के जीवन परिचय और उनकी रचना परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को तो मैंने आपको बता दिया है। अब समेकित रूप से कुंवर नारायण के जीवन परिचय और रचना परिचय को मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा और आप जो अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि मैंने बताया, 2-3 बातें कुंवर नारायण के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। एक तो जो नई कविता है उसके वो प्रमुख कवि हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं नई कविता आंदोलन के, जो 1951 के बाद चली। और चूंकि हमने ये भी बात कर ली थी कि जो कुंवर नारायण है उन्होंने अपना लेखन 1950 के बाद उन्होंने अपना लेखन शुरू किया, और उनका पहला जो काव्य संग्रह है वो 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था चक्रव्यूह। तो हम कह सकते हैं 1950 के बाद उन्होंने काव्य लेखन शुरू किया, और 1956 से लगा करके अंतिम जो उनका काव्य संग्रह है 2008 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से लेकर के 2008 तक की जो उनकी यात्रा है वो काव्य संग्रह और रचना संग्रह में वो अविरल निर्बाध चलती रही। तो देख लेते हैं एक बार कि नई कविता के कुंवर नारायण किस प्रकार खास हैं। देखिए, अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो जन्म इनका 19 सितंबर 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु हाल ही में, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 3 वर्ष के आसपास हुए हैं। 15 नवंबर 2017 को जो है
इनकी मृत्यु हो गई है। तो आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा जो साहित्य में ये अपने आप को अमर करके गए हैं, वो रचनाएं हमारे पास हैं। प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। काव्य संग्रह हैं, जिसमें चक्रव्यूह 1956 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चक्रव्यूह काव्य संग्रह है वो इनका पहला काव्य संग्रह है और 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और आत्मजयी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मजयी इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा था। और सर्वाधिक प्रसिद्धि यदि किसी से मिली है, ये सर्वाधिक अगर सर्वाधिक प्रसिद्धि यदि कुंवर नारायण को किसी रचना से मिली है तो वो आत्मजयी है, क्योंकि इस रचना को इन्होंने इस रचना में इन्होंने पौराणिक प्रसंग लिया है, और वो प्रसंग था यम और नचिकेता संवाद। यम और नचिकेता का जो संवाद था, उस प्रसंग को आधार बना करके इन्होंने आत्मजयी लिखा है, जिसमें मृत्यु शाश्वत है, और उसी मृत्यु के रहस्य को उद्घाटित करते हुए इन्होंने आत्मजयी ये जो ग्रंथ लिखा है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वैसे तो ये प्रबंध काव्य है, लेकिन प्रबंध काव्य के भी मैंने आपको दो भाग बता रखे हैं। एक तो बता रखा खंड काव्य है और एक बता रखा महाकाव्य है। तो ये खंड काव्य है। अगर प्रबंध काव्य में भी अगर प्रकार अपने को ध्यान रखना है तो वो खंड काव्य है। ये खंड काव्य इन्होंने लिखा। इसी तरह वाजश्रवा के बहाने, ये भी पौराणिक प्रसंग को आधार बना करके, जो वाजश्रवा है ये नचिकेता के पिता हैं, तो ये दोनों इनके खंड काव्य हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। कहानी संग्रह देखिए कौन कौन से कहानी संग्रह इनके। आकारों के आसपास, जो कुंवर नारायण जी हैं, इन्होंने कविता लिखने के साथ साथ कुछ गद्य की कहानियाँ और लेख भी लिखे हैं। उन्हीं कहानियों का संग्रह है आकारों के आसपास। समीक्षा है इनकी आज और आज से पहले, और सामान्य है मेरे साक्षात्कार। ये इस प्रकार इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिनमें से एक तो चक्रव्यूह बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई दूसरा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दिनों, आत्मजयी, वाजश्रवा, ये 4-5 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम पुरस्कारों की बात करें तो कुंवर नारायण जी का नाम उन चुनिंदा हिंदी के साहित्यकारों में लिया जाता है जिन्हें साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2009 में दिया गया। 2005 के साहित्य के योगदान के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और अभी तक केवल 10 बार हिंदी के साहित्यकारों को और कुल 11 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। ये 7वें हिंदी के जो हैं कवि लेखक थे जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दूसरा देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको 1995 में मिल गया था। कोई दूसरा नहीं जो काव्य ग्रंथ है, ये देखो 4थे नंबर पर यहाँ लिख रखा है, कोई दूसरा नहीं काव्य ग्रंथ। पद्म भूषण 2009 में मिल गया, व्यास सम्मान भी मिला, प्रेमचंद पुरस्कार भी है, लोहिया सम्मान भी है, कबीर सम्मान भी है, एक श्लाघा सम्मान भी है। यानी सम्मानों की, पुरस्कारों की लंबी लिस्ट है। इनमें से लगभग हर सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ये आपको ध्यान रखने हैं। संपादन कुछ पत्र पत्रिकाओं को किया या इनके संपादक मंडल में वो रहे, तो कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं देखिए, युग चेतना है, आजकल है, नया प्रतीक है और छाया नट, ये 4 पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी ये रहे। फिर अगर हम बात करते हैं प्रमुख तथ्य की, जो बार बार मैं करता आ रहा हूँ कि ये नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं। 1950 के बाद इन्होंने लेखन शुरू किया। और नई कविता आंदोलन क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जब 1951 में, वर्ष ध्यान रखें, 1951 में जब अज्ञेय जी ने दूसरे तार सप्तक का, कौन से तार सप्तक का, दूसरे तार सप्तक का उन्होंने संपादन किया, तो नई कविता के बीज उस दूसरे तार सप्तक में मिलते हैं। लेकिन 1951 के बाद 52 में अज्ञेय जी ने पटना आकाशवाणी केंद्र से इसका नामकरण किया कि ये जो है अब प्रयोगवाद नहीं है, ये नई कविता है।
इसी प्रकार 1953 में और 1953 में जो अज्ञेय जी की नए पत्ते पत्रिका है उसके द्वारा ये पल्लवित पुष्पित हुई, और 1954 में नई कविता जो पत्रिका है उसके द्वारा ये पूर्णतः स्थापित हो गई हिंदी साहित्य में। तो उसी नई कविता के जो हैं ये सशक्त हस्ताक्षर हैं, और अज्ञेय जी द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के ये जो 1959 में ये प्रकाशित हुआ था उसके प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय जी ने कुल 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, उसमें से तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था, और कुंवर नारायण जी की रचनाओं को देख करके उनके मर्म को, उनके जो रचना का जो भाव था उसको देख करके इन्होंने अपने तार सप्तक में उनको स्थान दिया। कुछ इनकी भाषागत विशेषताएं भी है, हालांकि जो दूसरे कवि हैं उनसे बिल्कुल ये हट करके हैं, क्योंकि जन सामान्य या सामान्य सी विषय को लेकर के, सामान्य सी बात को लेकर के इन्होंने काव्य लेखन किया है। भाषा बिल्कुल भी इनकी जो सरल है, सहज है, आसान है, हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चुटीली है, यानी आपको कहीं ना कहीं जो है गुदगुदी कर जाती है। देखिए, नई कविता के शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया। शिल्प यानी क्या? बनावट। शिल्प यानी बनावट को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। नए बिंबों का प्रयोग करना, नए अलंकारों का प्रयोग करना, नए इसी प्रकार के जो प्रतीक है उनका प्रयोग करना। दूसरा देखिए, अपनी कविता में नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, नई भाषा और नए अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया, और इन्हीं के साथ कविता में नए भाव भी इन्होंने भरने की कोशिश की है, और ये सारी की सारी विशेषताएं नई कविता की भी है। तीसरा देखिए, पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से अपनी कविता में मिथकों का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। अब हमने इधर बात की थी जो आत्मजय 1965 में लिखा था और वाजश्रवा के बहाने जो 2008 में प्रकाशित हुआ था, ये दोनों इनके क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं, और प्रबंध में भी खंड काव्य हैं, और इन दोनों खंड काव्यों में पौराणिक प्रसंगों का जो है प्रयोग किया गया है। कविता में भाषा की विविधता है, विषय की भी विविधता है, यथार्थ का खुरदरापन है, यानी सतही यथार्थ है, और उसी प्रकार व्यंजकता का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी कविता में संयम व साफ सुथरापन है, और जीवन का खुलापन भी इनकी कविताओं में अपने को देखने को मिलता है। इस प्रकार ये कुंवर नारायण हिंदी नई कविता के बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी 2 कविताएं हमारे इस पाठ्यक्रम में संकलित है। एक तो है कविता के बहाने और बात सिद्धि थी। दोनों की व्याख्या हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नई सामग्री मिल रही होगी। यदि आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे तो, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन जरूर ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। धन्यवाद।